ठीक है। और वेक्टर जब कार्टेशियन फॉर्म में हो तो उसका रिजल्टेंट निकालना आसान होता है। ठीक है, रिजल्टेंट निकालना यहाँ पे कहा गया है, सब्ट्रैक्शन यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे पूछा गया सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 25 दैट इज 5, 5 इसका मैग्नीट्यूड हुआ। उसी तरह से बी का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, ऐसा लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये भी √25 यानी कि 5 यूनिट। ठीक है। जब हमें कहा गया कि ए प्लस बी का निकालो तो दोनों को ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे? तो आई वाला आई के साथ ऐड होगा, 3 i कैप 4 i कैप के साथ, तो 7 i कैप हो चुका है। ठीक है, मैं ए प्लस बी की बात कर रहा हूँ। 7 i कैप हो चुका है। और जे वाला जे के साथ ऐड होगा, तो 3 + 4 7 j कैप हो चुका है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 7√2 होगा। मैग्नीट्यूड अगर कहा जाएगा इसका ए प्लस बी का, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज 7√2, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, √98 दैट इज 7√2। फिर ए माइनस बी कहा जा रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करना है 4i - 3i दैट इज i कैप, और उसके बाद 3j - 4j दैट इज माइनस ऑफ j कैप। और इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √2 यूनिट आएगा। तो ये पहले वाले का 5 यूनिट, दूसरे वाले का भी 5 यूनिट, तीसरे वाले का 7√2 यूनिट, और चौथे वाले का √2 यूनिट। ये है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है यहाँ तक? ठीक है ना यहाँ तक? हाँ उसके सर। बाद वाले क्वेश्चन में, उसके बाद वाले क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। उसके बाद वाले क्वेश्चन में बताया इन्होंने कि कोई इस तरह का वेक्टर है जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है लोकेटेड। ठीक है, एक्सेस उन्होंने यहाँ पे रख रखा है, ये वाला एक्सेस है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और ये ओ ओरिजिन है। यहाँ से ये 2 मीटर वाला एक वेक्टर को दिखाया रखा है 30 डिग्री के एंगल पे, दूसरा वाला वेक्टर यहाँ पे दिखा रखा है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर दे, ऐसे ऑरिजिन पे शिफ्ट कर दे, तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम 1/1.5 मीटर ऐसे लिख सकते हैं, और ये कितना हुआ? 60 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद इस वाले फैक्टर को भी हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे ले आ सकते हैं। ठीक है, अब बताओ ऐसा क्वेश्चन कराया है या नहीं कराया? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में DPP2 में ऐसा क्वेश्चन था या नहीं था कि एक ही पॉइंट के ऊपर इस तरह से इंक्लाइंड है 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, और ऐसा। तो सबको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में i कैप j कैप के फॉर्म में लिखेंगे। और क्या कहा है इन्होंने कि फाइंड द मैग्नीट्यूड। पहले कहा मैग्नीट्यूड निकालो, फिर कहा कि x कंपोनेंट निकालो, y कंपोनेंट निकालो, और उसके बाद एंगल विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ OA OB एंड D, इन तीनों का OA OB, कहाँ गया OA BC और D, इन तीनों का रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, यानी tan अल्फा निकालो। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ? 2 यूनिट है, ध्यान रखना है 2 यूनिट है, 1.5 यूनिट है, और 1 यूनिट है। ठीक है, चलो इसको मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ ऐसा। 2 यूनिट, उसके बाद 1.5 यूनिट, ये 2 यूनिट, और इधर में 1 यूनिट। यही था, यहाँ पे था 30 डिग्री, इधर में था 60 डिग्री, और इधर में था सीधा 1 यूनिट, ऐसा 90 डिग्री। तो पहला वाला वेक्टर OA, मैंने नाम दे दिया इसको A, दूसरा वाला OB, और तीसरा वाला OC। इस 3 वेक्टर को अगर हम लोग लिखे रिजॉल्व करके तो क्या लिखेंगे बताओ? OA को पहले लिखते हैं, तो OA को क्या लिखेंगे? 2 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड है, 2 cos 60, 2 cos, सॉरी 30 i कैप, उसके बाद प्लस 2 sin 30 j कैप, ये दोनों लिख दिया हमने। ये OA, OB को क्या लिखेंगे? वेक्टर OB को क्या लिखेंगे? वेक्टर OB को लिखेंगे, ये वाला कंपोनेंट नेगेटिव है, तो -1.5 cos 60 i कैप, और ये वाला कंपोनेंट पॉजिटिव रहेगा, तो 1.5 sin 60 j कैप। ठीक है, और तीसरा रहा OC, OC है
ये वाई एक्सिस के ऊपर है, निगेटिव पे है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, 0 आई कैप और उसके बाद -1 जे कैप। तो ये तीनों फैक्टर को मैंने रिजॉल्व कर दिया। किसके फॉर्म में? किसके फॉर्म में रिजॉल्व किया? इस तीनों को रिजॉल्व किया मैंने एक्स कंपोनेंट, ठीक है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, इसको तीनों को रिजॉल्व कर दिया। रिजॉल्व करने के बाद अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे आई सर वाला आई के साथ, हाँ सर ओसी ऐसे रिजॉल्व क्यों हुआ वो आप समझा सकते हैं? ओसी, ओसी तो यहाँ पे है ना, ओसी इधर में। अगर कोई चीज वाई एक्सिस के लॉन्ग ही हो तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? 0। या फिर ऐसे तुम सोचो कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, जो भी है इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट इंटू कॉस 90, ये वाला पॉजिटिव है और वाई वाला नेगेटिव है, -1 साइन 90। ऐसे कंपोनेंट को रिजॉल्व करूंगा। अब बताओ कॉस 90 तो 0 होता है, ये तो पूरा 0 हो गया, तो 0 माइनस साइन 90 1 होता है, तो 0 - 1 जे कैप, ऐसा ही होगा ना? क्लियर? हेलो? हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। किसी को कोई डाउट है तो बताना मुझे। ये ऐसा ही होगा। तो ये था रिजोल्यूशन का पार्ट, कि रिजॉल्व करना था। मैंने ये भी कहा था कि कब करते हैं रिजोल्यूशन, हमें एकदम क्लियर आइडिया होना चाहिए कि रिजॉल्व हमें कब करना, कब। तो रिजॉल्व हमें तब करना होता है जब दो से ज्यादा वेक्टर होते हैं। दो से ज्यादा वेक्टर है और पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे तो रेफरेंस फ्रेम दे रखा था, अगर नहीं भी दे रखा होता तभी हम ऐसे कर सकते थे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सबको ऐड करते हैं। ऐड करने से रिजल्टेंट आ जाएगा, आर इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, क्योंकि वेक्टर सब आई कैप और जे कैप के फॉर्म में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cos 30 और -1.5 cos 60, ये दोनों आई कैप है, प्लस जे वाला कौन सा है, 2 sin 30 1.5 sin 60, तो लिखो 2 sin 30 प्लस 1.5 sin 60, और कौन सा है, -1, -1, ये पूरा जे कैप है। ठीक है, बताओ ये कितना हो जाएगा, 2 × √3/2 -1.5 × 1/2। ठीक है, ये कितना हो चुका है, √3 इज 1.7, 1.7 × 2 3.4, 3.4 डिवाइडेड बाई, अच्छा इसको तो कैंसिल ही कर दो, तो 1.73। अच्छा ये आई कैप में था, इसका भी काम कर ही लेते हैं। 2 × sin 30 इज 1/2 प्लस 1/5 × sin 30 इज √3/2 -1 जी कैप। ठीक है, ये आया। फाइनली क्या हुआ है, ये √3 मीन्स 1.732 में से 1.5/2 0.75 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 0.98, अप्रोक्सीमेटली 0.98 आई कैप, प्लस इधर में ये कैंसिल, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल, क्या आया, 1.5 इंटू √3/2, 1.5 इंटू √3/2 कितना आ जाएगा, ये 1.73 है, उसको 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5, 15 इंटू 3 45, फिर 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 105, 105 और हो गया 109, 10 है, फिर 15 और 10 25, कितना हो, 1 2 3 3 डेसिमल, 2.595, तो 2.595, 2.
अभी ठीक है? हेलो, ठीक है अभी? हाँ सर, हाँ अब ठीक है। बता देना मुझे, नहीं तो पता नहीं चलता। हम्म। तो मैंने ये कहा कि इसको अगर ऐसे ही हम छोड़ देते तो ज़्यादा बेटर होता। कैसे? रिजल्टेंट आर इक्वल टू, मतलब एंगल निकालने में वो ज़्यादा हेल्पफुल होता। ऐसे ठीक है ये भी। कितना आया है ये? 1.5/2 √3 माइनस, नहीं ठीक है, 1.2975 डिवाइडेड बाई 0.98। तो रिजल्टेंट आया ऐसा कुछ 0.98 आई क्या प्लस 1.3 कर सकते हैं इसको, ठीक है, 1.3 कर दो इसको, 1.3 जे क्या, ठीक है, ऐसा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज रूट अंडर 0.98 का होल स्क्वायर प्लस 1.3 का होल स्क्वायर, वो आएगा, वो इसका रिजल्टेंट हुआ। और जब tan अल्फा इन्होंने कहा कि बताओ रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो tan अल्फा को लिखते हैं हम लोग y कंपोनेंट, y x कंपोनेंट, y x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट कितना है इधर में? 1.3 डिवाइडेड बाई 0.9, ये जो आएगा दैट इज tan इनवर्स, करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे ये बताना था कि रिजोल्यूशन बहुत काम का चीज़ है। जब भी 3 से ज़्यादा फैक्टर दिखे तो वहाँ पे रिजोल्व करके हम आसानी से सॉल्यूशन तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर का जरूरत वहाँ पे है जहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर, ठीक है। इसके अलावा आज मैं इंड करने के बाद, ये इंड करने के बाद डिफरेंट जगह से क्वेश्चन लूंगा कि बाकी क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं जब एक साथ मिक्स होकर के आएगा ये क्वेश्चन, तो फिर कैसा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सब लोग का? ये था नंबर 5, 6, कौन सा था ये? 5 5। जल्दी करना थोड़ा। हो गया यहाँ तक? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 यूनिट 4 यूनिट रिस्पेक्टिवली, what should be the angle between them if the magnitude of resultant is 1 unit, 5 unit and 7 unit, ठीक है, 1 यूनिट, 5 यूनिट एंड 7 यूनिट, ठीक है। क्या करेंगे बताओ? ये हम लोगों ने स्पेशल केस किया था, याद है? स्पेशल केस किया था, उसमें हमने ये देखा था कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या होता है, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या होता है, और थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या होता है। देखो अगर मैं सीधा सीधा आंसर अगर मुझे कोई पूछे मैं तुरंत इसका आंसर बता सकता हूँ कि ये जो 1 यूनिट है दैट इज द डिफरेंस ऑफ दिस टू, 4 यूनिट एंड 1 यूनिट का, 3 यूनिट का डिफरेंस है। आर मिनिमम हम लोग जानते हैं मॉड ऑफ ए माइनस बी होता है, ये तब होता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहला वाला जो 1 यूनिट है वो थीटा इक्वल टू 180 के लिए, वैसे ही प्रूव करूंगा बना करके भी, उसको सॉल्व करके भी। 5 यूनिट कब कहेंगे? जब 3 का स्क्वायर
ये 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर ऐसा हो रहा अंडर रूट। तो ये थीटा की वैल्यू 90 के लिए। और ऐड तब होता है जब एक वेक्टर के साथ दूसरा वेक्टर सेम मतलब 0 डिग्री पे हो, यानी कि पैरेलल हो, इक्वल हो वेक्टर, सॉरी इक्वल नहीं, पैरेलल वेक्टर हो, और दोनों को हेड टू टेल का अगर कॉम्बिनेशन करते तो ये पूरा इसका रिजल्टेंट बन जाएगा। तो सिंपल एडिशन होता है इस वाले केस में जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। ठीक है, ये हमने किया था। लेकिन अगर किसी को अगर ये स्पेशल केस याद नहीं है लेकिन फॉर्मूला याद है तो तब भी कर सकते हैं, मैं एक करके दिखाता हूँ। ठीक है, सर 5 यूनिट्स का आपने कैसे करा था? बता रहा हूँ। चलो 5 यूनिट के लिए तुमने पूछा, 5 यूनिट का ही ले लेते हैं कि दो फैक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट, बी का मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट। ठीक है, और जो रिजल्टेंट है आर वो है 5 यूनिट। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था फॉर्मूला आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमें पूछा गया है एंगल निकालो। ठीक है, तो आर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बी है 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। थीटा हमें निकालना है। ये कितना हो रहा है 25, इधर में 9 प्लस 16 ये भी हो रहा है 25 प्लस ये कितना हो रहा है 4 इंटू 3 12 12 इंटू 2 24 कॉस थीटा। अब बताओ 25 में से 25 सब्ट्रैक्ट हो गया, ये इधर आ गया 0 0 इक्वल टू 24 कॉस थीटा। तो थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 0, दैट इम्प्लाई थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर किसी ने कहा मुझे कि 1 यूनिट के लिए निकालो एंड रिजल्टेंट इज 1 यूनिट व्हेन, मैं पहला वाला केस, ये सेकंड वाला केस था मतलब बी पार्ट था, ये ए वाला पार्ट था व्हेन आर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट, बी कितनी है 4 यूनिट और रिजल्टेंट कितना है 1 यूनिट। ठीक है, तो फिर से आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इस वाले फॉर्मूला के अंदर अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं रिजल्टेंट 1 है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। अब बताओ ये 1 है, इधर में 25 हो रहा है तो 1 माइनस 25 इक्वल टू 24 कॉस थीटा। 1 माइनस 25 इज माइनस 24 इक्वल टू 24 कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया वन टाइम, कॉस थीटा इक्वल टू -1, सो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। खत्म। उसी तरह से जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तभी हम निकाल सकते हैं अगर ये 7 यूनिट का होगा। ठीक है, सी वाला पार्ट, अगर रिजल्टेंट 7 यूनिट का है तो 7 का स्क्वायर इक्वल टू, ये तो उतना ही होना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 24 कॉस थीटा। ठीक है, ये कितना हो रहा है 49, 49 माइनस 25 24, 24 इक्वल टू 24 कॉस थीटा, ये कैंसिल 1 यूनिट, कॉस थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 0, ऐसा होगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0। तो इतना करके भी हम निकाल सकते थे, नहीं अगर हमने स्पेशल केस कर रखा है पहले से हमने पढ़ रखा है कि हाँ आर मैक्सिमम तब होता है जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, और आर मैक्सिमम सिंपल एडिशन होता है ए और बी का। तो ए और बी यहाँ पे सिंपली ऐड ही तो हो रहे हैं, 3 प्लस 4 हो रहा है। ठीक है, 3 प्लस 4 होकर के 7 हो जा रहा है। तो इस वाले केस में ये जो 7 लिखा है मैंने वो दोनों का सिंपल एडिशन है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री होना है। जब वो पाइथागोरस की तरह ऐड हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से ऐड हो रहा है, उस केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। और यहाँ पे इस वाले केस में क्या है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक्चुअली, 4 माइनस 1 4 माइनस 3 1 यूनिट हो रहा है। तो इस केस में थीटा की वैल्यू कहाँ गया, थीटा की वैल्यू इस केस में 180 डिग्री है, ये जहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे सिंपल पाइथागोरस यूज हो रहा है वहाँ पे थीटा 90 है, और जहाँ पे एडिशन हो रहा है वहाँ पे थीटा की वैल्यू 0। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला यूज करके, नहीं तो इतना कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। ठीक है, अगर स्कूल वाले एग्जाम में अगर ऐसा पूछा जाता है तो ठीक है, तब तो करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ थीटा की वैल्यू 180 है, थीटा की वैल्यू 0 है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आता है तो हम सीधा ही इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है यहाँ तक। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। उसके बाद मैं डीपीपी से भी कुछ क्वेश्चंस लूंगा ये खत्म करने के बाद। सर कौन सा पेज नंबर है HC वर्मा का?
वॉल्यूम 1 का है ये, पेज नंबर बता दे रहा। हम्म ये ये है तुम्हारा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाला जो चैप्टर है, उसी का है ये। पेज कौन सा है? पेज नंबर 29 दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा ट्वेंटी ठीक है नाइन सर। हम्म ठीक है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो तुम लोग करना चाहोगे तो कर सकते हैं। A spy report about a suspected car reads as follow. ठीक है? The car moved 2 kilometers towards east, made a perpendicular left turn, ran 500 meters, made a perpendicular right turn, ran for 4 kilometers and stopped. ठीक है? Find the displacement of the car. देखो ऐसे अगर कोई सोचे, ठीक है, तो सीधा वेक्टर के फॉर्म में, जो थ्योरेटिकली जो स्ट्रॉन्ग है, तो सीधा वेक्टर के फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे? ईस्ट वाले डायरेक्शन को लोग आई कैप लिखते हैं, तो 2 आई कैप लिख देंगे। और उसका अब ईस्ट की तरफ जा रहा है, कोई परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न ले, मतलब नॉर्थ की तरफ गया। दूसरा है किधर की तरफ लेफ्ट टर्न लिया उसने, और 500 मीटर मतलब हाफ किलोमीटर, तो हाफ किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर राइट टर्न लिया उसने, मीन्स फिर ईस्ट की तरफ, और उसके बाद उसने कितना 4 किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो फिर से 4 आई कैप, यानी कि पहले था 2 आई कैप, फिर प्लस 1/2 जे कैप, फिर उसके बाद प्लस 4 आई कैप, यानी 6 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। ये इसका रिजल्टेंट हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट कहें तो 6 आई कैप प्लस हाफ जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो √6 का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर, 6.02 के आसपास। ठीक है, और उसके बाद जब एंगल कहेगा निकालने के लिए, तो tan अल्फा इक्वल टू वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट, मीन हाफ डिवाइडेड बाई 6, यानी कि tan इनवर्स 1/2, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। चलो करके दिखाऊं। फिजिक्स में जहां भी डायग्राम का पॉसिबिलिटी हो जरूर ड्रॉ करना चाहिए। क्या कहा कि एक स्पाई ने एक सस्पेक्ट को ये किया है, किस तरह से इंफॉर्मेशन दिया उसका, तो वो 2 किलोमीटर गया है ईस्ट की तरफ, ये 2 किलोमीटर हो गया। उसके बाद वो यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, हाफ किलोमीटर गया। ठीक है, और उसके बाद अगेन ये 4 किलोमीटर गया है, 4 किलोमीटर यहाँ से। इनिशियल से फाइनल को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, बिल्कुल आप थ्योरेटिकल अप्रोच लेंगे। थ्योरेटिकल अप्रोच लेने का मतलब क्या है? पहले वाले वेक्टर को R1 लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे 2 आई कैप। दूसरा वाला वेक्टर R2 कितना हुआ, हाफ जे कैप। तीसरा वाला वेक्टर R3 कितना हुआ, 4 जे कैप। तो तीनों का रिजल्टेंट इज समेशन। जब ये फॉर्म में दे रखा हो, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा होता है, तो सिंपल एडिशन होता है आई के साथ, जे के साथ। तो 2 आई और 4 आई था, 2 आई और 4 आई कितना हो गया ये, 6 आई प्लस हाफ जे। तो इसका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो √अंडर हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 6.02 किलोमीटर, 6.02। और जो इसका एंगल है tan अल्फा, वो कितना हो जाएगा, तो वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई 6, 1/12 tan अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/12। ठीक है, तो जैसा करना चाहो, अगर ये कोई डायग्राम बना कर करे तब भी कर सकते हैं। तब डायग्राम वाले लोग क्या करेंगे देखना ही था, तो कहेंगे ये 2 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर, सॉरी 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर हो गया, और ये हाफ किलोमीटर। तो इस वाले ट्राइंगल में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यही तो करना है कि 2 + 4 6, 6 का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर, जो यहाँ पे किया है। तो डायग्राम से भी वही आ रहा है। ठीक है, डायग्राम से अगर कोई कैलकुलेट करना चाहे तो ये 2 इस वाले ट्राइंगल में, इनिशियल से फाइनल, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। ये 2 और प्लस 4, ये 6 हो गया, 6, और उधर में हाफ, 6 का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये, 6 नंबर या 7? 7 7। हाँ
सेवन ये सर, कौन सा था? 7। ठीक है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट। तुम लोग करके दिखाओ, मैं तो कर ही रहा हूँ, तुम लोग करके दिखाओ तो ज्यादा। ऐसा थोड़ी है कि इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए कैरम बोर्ड 4 feet 4 feet हैज द coin एट द सेंटर। सेंटर पे कोइन रखा है, 4 feet 4 into 4 का ये कैरम बोर्ड है। द कोइन हिट्स बाय द स्ट्राइकर मूव्स टू द फ्रंट एज, रिबाउंड्स एंड गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कोइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ टू द फ्रंट एज, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, फ्रॉम द सेंटर टू द होल। क्वेश्चन में क्या कहा है, देखना इधर ध्यान से। क्या कहा कि एक कैरम बोर्ड है, ठीक है, एक कैरम बोर्ड बना लेते हैं। ऐसा है स्क्वायर कैरम बोर्ड, ठीक है। और उसके बाद ऐसे नहीं, ये रहा तुम्हारा कैरम बोर्ड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ मान लेते हैं लाइन होगा ऐसा कुछ, ये वाला था वो लाइन, ठीक है, इधर में भी है। अब यहाँ से ये सेंटर है इसका, इसको हिट किया स्ट्राइकर से, ये ऐसे गया है, कैसे, ये ऐसे गया और वापस आ गया, रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पे वो होल होल ऐसे रहा होगा कैरम बोर्ड में होल, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये कितना है लेंथ, 4 फीट, 4 फीट का है ये भी कितना है, 4 फीट। स्क्वायर है तो ऑब्वियसली चारों 4 फीट का होगा, ठीक है। ये सेंटर में रखा हुआ था, यानी कि यहाँ से अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये 2 यूनिट था, 2 फीट, और ये वाला भी 2 फीट होगा। मैंने ये ज्यूम कर लिया कि यहाँ से सेंटर वाले जो फ्रंट एज है इससे एक्स डिस्टेंस पे जाकर के इसने हिट किया है, ठीक है। तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो 2 - x होगा, 2 फीट - x फीट, ये रहा, ठीक है। अब इसके बाद कितने एंगल से आया ये, मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा से आया। तो जो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है कि जितने एंगल से इंसिडेंट होगा उतने ही से रिफ्लेक्ट होगा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो उतने ही से ये रिफ्लेक्ट हुआ होगा, और ये वाला एंगल भी थीटा है, और ये दोनों पैरेलल अगर लाइन हो गए, ये वाला और ये वाला, तो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है। अब दो ट्रायंगल मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एक ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे ये, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा को कैलकुलेट करें, tan थीटा इक्वल टू, तो क्या लिख सकते हैं, ये x है और ये आधा सेंटर पे है तो ये 2 फीट होगा, ये 2 फीट होगा यहाँ से। तो x/2, x/2 tan थीटा। इस वाले ट्रायंगल से नाम अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो OABCD ऐसा। तो OAB वाले ट्रायंगल में tan थीटा हमने निकाला x/2। अब एक दूसरा ट्रायंगल भी दिख रहा है, कौन सा, BDC, ठीक है। इन ट्रायंगल BDC tan थीटा इक्वल टू, ये वाला जो tan थीटा है, tan थीटा इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर बाय 4 फीट, ये वाला 4 फीट है, सामने वाला 2 - x है, तो 2 - x डिवाइडेड बाई 4, दोनों ही tan थीटा है। तो दोनों को अगर आपस में इक्वेट कर दें तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं जो अननोन है हमारा। तो दोनों को अगर इक्वेट कर देते हैं तो इसको x/2 इक्वल टू 2 - x/4, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2x इक्वल टू 2 - x,
तो 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3। ठीक है, x का वैल्यू हमने निकाल लिया 2/3। हमें कहा गया है कैलकुलेट करने को क्या, कि सेंटर से फ्रंट एज का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये वाला मतलब O से B। तो OB को हम कैसे निकालेंगे, √2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर दैट इज 4/9। ये कितना हो चुका है, √40/9, यानी कि 2√10/3। ये आया OB। फिर उसके बाद ये आया BC। BC कितना है, BC कितना है, तो ऐसे देखेंगे 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है, 2 माइनस 2/3, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 4/3। ये 4/3, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4/3, और ये पूरा 4 है, √4 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाई 9, 16 इंटू 9, 144 प्लस 16 160, 160/9, यानी कि 4√10/3। ये कहाँ से, बी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस। और एक और डिस्टेंस पूछा गया हमसे, एक और डिस्टेंस क्या पूछा गया, यहाँ से ओ से लेकर सी तक का कितना है। तो ये अगर मिड पॉइंट है, सेंटर था, तो ये वाला पूरा 2 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 2√2, 2√2 इसका ओ से लेकर सी तक। ओ सी इक्वल टू दिख रहा है, हाँ ठीक है। हेलो। ये हो गया, ये था क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल सा है, इसमें और कुछ करने का नहीं, जैसे उन्होंने कहा है वैसे ड्रॉ करते जाओ कि फ्रंट यहाँ से स्ट्राइकर से हिट किया है, ये सेंटर पे जो क्वीन था वो ऐसे जाकर के फ्रंट एज में कहीं पे जाकर लगा, लगने के बाद इस तरह से लगा बैक हुआ वो कि जाकर किसी होल में गिराई। ठीक है, और उसके बाद बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है, कि दो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों में tan थीटा एक्स के टर्म में निकाला, उन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया, एक्स का वैल्यू निकाल लिया, एक्स का वैल्यू निकाल करके जो डिस्टेंस उन्होंने कहा है पाइथागोरस से कैलकुलेट कर। ठीक है, आगे बढ़े। आंसर लिख ले। हम्म, हो गया लिखा हुआ। थोड़ा सा बचा है सर। ठीक है ठीक है।
ओके। हेलो। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में क्या कहा, ए मॉस्किटो नेट ओवर ए 7 feet into 4 feet bed is 3 feet high। ठीक है। द नेट हैज ए होल एट वन कॉर्नर ऑफ द बेड थ्रू विच ए मॉस्किटो इंटर्स। ठीक है। It flies and sit at the diagonally opposite upper corner of the net. Find the magnitude of the displacement of the mosquito, taking the hole as the origin, the length of the bed as x-axis, width y-axis के along लेना है, और vertically up जो है वो z-axis के लिए along लिखना है। फिर लिखा है write the component of displacement vector। कंपोनेंट मीन्स x कंपोनेंट कितना है, y कंपोनेंट कितना है, z कंपोनेंट कितना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या करना है, एक 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाने का है, ड्रॉ करना है। ऐसा ऐसा कुछ। क्या कहा, कितना, 7 फीट, 7 फीट का ये है लेंथ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 फीट, ये दो पार्ट। उसके बाद कहा 3 फीट वाइड यहाँ पे। फिर कहा 4 फीट, यहाँ पे होल था, ये एक्सिस ऐसे बनाना है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट, फिर वाई एक्सिस पे सॉरी एक्स एक्सिस पे 7 यूनिट, वाई यूनिट के ऊपर वाई एक्स यूनिट, एक्स के लॉन्ग 7 यूनिट 7 आई कैप, वाई के लॉन्ग 3 यूनिट 3 जे कैप, और जेड के लॉन्ग 4 के कैप। जैसे ये इसका पोजिशन वेक्टर है। होल था ये 0,0,0 पे है, और डायगोनली अपोजिट यहाँ पे जाके बैठा है। कैसे आया, तो पहले 7 यूनिट आया ऐसे, फिर उसका 3 यूनिट आया, फिर ऊपर की तरफ चला गया, इस पॉइंट पे पहुंचा। तो ये जो पॉइंट है वो है 7,3,4, 7,3,4। तो पूछा गया कि इसको फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करो, ये हो गया। फिर पूछा एक्स कंपोनेंट इसका कितना है, तो क्या कहेंगे, 7 यूनिट। इसका वाई कंपोनेंट कितना है, 3 यूनिट। इसका जेड कंपोनेंट कितना है, 4 यूनिट। ये हो गया। ठीक है यहाँ पे सर पर मॉस्किटो एक्स बेड, कंपोनेंट। सर हाँ हाँ हाँ, बोलो। सर मॉस्किटो नेट ये का बेड का तो, डायमेंशन दिया हुआ था, ये बेड का हाँ डायमेंशन था। पर उसका, एक बोलो। सर उसका तो हाइट हमें 3 फीट दिया हुआ था, तो फिर Z3 होना चाहिए ना। हाइट 3 था, ये हाइट हाँ 4 फीट। 3। नहीं सर 3 ही था। ठीक है, उसको ठीक कर लेना जो भी था। हाइट ठीक है। था कितना, 3 यूनिट, और हाँ वो 4 फीट इंटू 7 फीट इंटू 4 फीट का बेड था, और 3 फीट ओके हाइट। 7 into 4 फीट का बेड था। ठीक ठीक। तो ऐसा करो, ये 7,4,3 ऐसा करो। तो क्या लिखेंगे, वेक्टर आर को इस तरह से लिखेंगे, 7 आई कैप 4 जे कैप 3 के कैप, ऐसा लिखेंगे। ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट भी थोड़ा चेंज होगा। ये वाई कंपोनेंट आ गया 4 यूनिट, ये आ गया 3 यूनिट जेड कंपोनेंट। ओके, बस यही कहा कि वेक्टर के फॉर्म में लिखो इस चीज को, इस बात को वेक्टर के फॉर्म में लिखो कि अगर कोई मॉस्किटो यहाँ से इंटर हुआ 0,0,0 से, और 7,4,3 पे जाके बैठा, तो उसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो और सारे कंपोनेंट लिखो। हो गया ये आंसर। मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है। ये बताओ अभी तक जो भी एससी वर्मा का क्वेश्चन में डिस्कस किया, क्या उस टाइप का क्वेश्चन उधर में नहीं था, डीपीपी में नहीं था? मुझे अभी तक कोई भी एक अलग सा क्वेश्चन नहीं मिला है। तो ये मिला क्या ऐसा कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था,
जो उधर में नहीं था अभी तक डीपीपी में। डीपीपी करने के बाद जो इस क्वेश्चन को लगाएंगे कोई डाउट बचेगा ही नहीं। ठीक है, डाउट होगा ही नहीं है। इसी बार तो सबके पास होगा। अगर ये स्मूथली हो रहा है, ये एक अच्छे बुक में कंसिडर किया जाता है। ये अगर स्मूथली हो रहा है तो समझते हैं लोग कि कॉन्सेप्ट इसका ठीक है, तो ढंग से बन रहा है कुछ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 4/4.5 यूनिट ड्यू नॉर्थ। व्हाट इज द फैक्टर 3a। ठीक है, कोई वेक्टर ए है जिसको कहा 4.5 यूनिट ड्यू नॉर्थ। तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए को ऐसे लिखेंगे। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वेक्टर ए को कुछ ऐसा लिखेंगे कि वेक्टर ए इक्वल टू 4.5 आई कैप। ये वेक्टर ए को लिखेंगे ऐसा। ठीक है, वेक्टर ए को लिखेंगे ऐसा। हाँ, केमिस्ट्री क्लास ऊपर में अभी बैठ जाओ, तब सर को आने दो। ऊपर होगा शायद केमिस्ट्री की क्लास, ऊपर में है अभी शायद। मुझे आने दो, सर को आने दो, उसके बाद मैं की लेके चले जाना उधर। हाँ, बैठ सकते हो। ठीक है, उधर 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 में ही तुम लोग का भी शायद क्लास ऊपर में ही चलेगा, सेकेंड वाले फ्लोर पे। हाँ शायद, अभी बैठ जाओ, आने दो, तब तक कुछ सर आ नहीं। वेक्टर ए इक्वल टू 4.5 आई कैप। ठीक है, और क्या लिखा हमने, अभी ये कहा गया कि सॉरी आई कैप नहीं, नॉर्थ कहा गया ना, तो जे कैप लिखेंगे, जे कैप। क्योंकि बाई कन्वेंशन जो हमने लिया था वो कुछ ऐसा लिया था, इसको ईस्ट वाले को आई लिया था, नॉर्थ वाले को जे लिया था, साउथ को माइनस जे लिया था, वेस्ट को माइनस आई लिया था, वर्टिकली अपवर्ड को के कैप कहा था, वर्टिकली डाउनवर्ड को माइनस के कैप कहा था। ठीक है, तो 4.5 यूनिट ड्यू नॉर्थ कहा है, तो क्या लिखेंगे 4.5 जे कैप। अब उन्होंने कहा कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो, तो 3 वेक्टर ए ऐसे लिखेंगे। सो 3 इंटू वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है 4.5 जे, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 135 13.5 13.5 जे के। जब उन्होंने कहा कि -4 ए बताओ, तो अब -4 इंटू ए तो वो यही है 4.5 जे, तो ये हो जाएगा -18 जे, यानी कि ये क्या बता रहा है साउथ की तरफ -18 यूनिट, मतलब 18 यूनिट टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, बस इसमें नहीं कहा। अच्छा ये बताओ, चलो इसमें मैं कुछ और भी ऐड कर दूंगा। मैंने अगर तुमसे ये पूछा कि 3a फैक्टर और ए फैक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो क्या कहोगे। 3a फैक्टर पूछ रहा हूँ, तो माइक अनम्यूट करो और फटाफट बताओ। इतने लोग जुड़े हुए और बोल कोई नहीं रहा उधर से, बताओ। माइक ऑन करके थोड़ा देर छोड़ा करो, तब जाके मैं को सुन पाऊंगा कि हाँ क्या क्या कहा तुमने। माइक ओपन करते बंद सर कर क्या दोगे तो पता पूछा नहीं। है, एंगल पूछा है आपने? हाँ, मैंने पूछा कि इस ए और 3a के बीच में एंगल कितना है। 0 सर डिग्री। 0 डिग्री। 0 डिग्री, राइट, बहुत अच्छे। और ए और -4a के बीच में एंगल कितना है 180। 180। 180 डिग्री। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 2 यूनिट 3 यूनिट, द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का मतलब ए डॉट बी कैलकुलेट करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऐसे कैलकुलेट करना है। तो ये क्या होता है ए बी कॉस थीटा। अब इन्फॉर्मेशन सब तो दे ही रखा है, ए का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है, बी का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, कॉस थीटा कॉस 60 है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 पुट कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 1/2, ये कैंसिल 3 यूनिट। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 3 यूनिट यहाँ पे। फिर पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हम लोग क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं। देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी को हमने लिखा था ऐसे, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप। और जैसे मैग्नीट्यूड की वो बात करते हैं,
यहाँ पे जब मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो जाता है, तो सीधा लिखते हैं हम लोग ए बी साइन थीटा। अब ए का मैग्नीट्यूड मालूम है तुम्हें, बी का मैग्नीट्यूड मालूम है, और साइन थीटा साइन 60, तो √3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 3√3 ऐसा आना चाहिए, 3√3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 3√3 यूनिट होना। ठीक है, अभी तक इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो टफ हो। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन आया। क्या कहा कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 AI, यहां से शुरू किया था, वापस इंड वहीं पे हो गए, तो दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है। ये एक रेगुलर हेक्सागोन, राइट एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द 6 साइड्स टेकन इन ऑर्डर। ये अगर ऑर्डर में लेते हैं तो उसका हमें एक्स कंपोनेंट निकालना है, रिप्रेजेंटेड बाय द 6 साइड टेकन इन ऑर्डर। यूज द फैक्ट दैट रिजल्टेंट ऑफ दिस 6 वेक्टर इज 0। हमें इसको यूज करना है कि इन सब का जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म हुआ है, इसलिए इसका रिजल्टेंट 0 है। और तब हमें कहा गया कि बताओ इसको इस वाले मतलब फैक्टर का यूज करके उसको प्रूव करना है। ऐसा नहीं कि बहुत लोग सोचे कि चलो इसका वैल्यूज ही रख देते हैं, वैल्यूज रख देंगे तो ऑटोमेटिक सब कट फट के 0 हो जाएगा, लेकिन वैसे करना नहीं है। हमें कैलकुलेट कैसे करना है, वेक्टर को यूज करके करना है। ठीक है, वेक्टर को यूज करके करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखना थोड़ा। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन कहा है हमें ड्रॉ करने को, तो पहले एक रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा, ये एक वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है, फिर तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, और छठा वापस जहां से चला था वहीं पे आ गया। ठीक है, हमें क्या कहा कि प्रूव करो कि cos π/3, प्रूव हमें ये करना था, cos 0 प्लस cos π/3 प्लस cos 2π/3 प्लस cos 3π/3 प्लस cos 4π/3 प्लस cos 5π/3। ये हमें प्रूव करने को कहा है। ठीक है, ये हमें प्रूव करने को कहा है, लेकिन कहा है कि हमें इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाला वैल्यूज पुट करके प्रूव नहीं करना है, हमें प्रूव करना है इसको वेक्टर से। ठीक है, तो वेक्टर से प्रूव करना है, तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा यहाँ पे कि कोई भी, अगर मैंने इसको ए कहा, ये वेक्टर ए है। ठीक है, तो पहला वाला वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट वाले वेक्टर को, फर्स्ट वाले वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, अच्छा सबका मैग्नीट्यूड एक जैसा ही है, तो ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, एक्सिस हमें यहीं पे लेना है, जैसे उन्होंने बोल दिया है कि एक्सिस तो इधर मिलो। ठीक है, तो ए कॉस 0 प्लस ए साइन 0, ये आई कैप, ये जे कैप। दूसरा वाला जो फैक्टर है उसको हम क्या लिखेंगे, उसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही है, लेकिन ये इस वर्ष 60 डिग्री पे है, यानी कि ऐसा लिखना पड़ेगा ए कॉस 60 π/3 आई कैप प्लस ए साइन π/3 जे कैप। फिर तीसरा वाला फैक्टर A3 क्या लिखेंगे, तीसरा वाला फैक्टर कितने एंगल पे है, देखो यहाँ पे इधर में देखना है कि ये एक्स एक्सिस के साथ ये कितना है, फैक्टर यहाँ पे है ऑरिजिन को इधर में शिफ्ट कर दो, तो ये कितना हो गया 90 + 30, यानी कि यहाँ से 120 डिग्री पे है, ये 2π/3 पे, तो ऐसे लिखेंगे ए कॉस 2π/3 आई कैप प्लस ए साइन 2π/3 जे कैप, ऐसा लिखेंगे। फिर ए फोर कितना हो जाएगा, ए4 कितना होगा, तो ए कॉस कितना हो जाएगा, ये पूरा पाई है, पाई 3 पाई, आपको मैंने बाई 3 के टर्म में लिखा है, इसलिए
पाई को 3 पाई बाई 3 लिखा, तो ऐसे लिखूंगा ए कॉस 3 पाई बाई 3 आई कैप प्लस ए साइन 3 पाई बाई 3 ये कैप। उसके बाद A5, तो क्या लिखूंगा, A5 यहाँ पे, इधर में कोई वेक्टर ड्रॉ करो, ये एंगल चला है इधर से यहाँ तक, सब में पाई बाई 3 ऐड हो रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा ये चीज। पहले 0 था, उसके बाद पाई बाई 3 ऐड हुआ, फिर 2 पाई हो चुका है, यानी कि इसमें पाई बाई 3 ऐड हुआ, मतलब प्रेसिडिंग वाले में पाई बाई 3 ऐड हो रहा है। तो ए कॉस इसमें ऐड हो जाएगा, तो 4 पाई बाई 3 आई कैप प्लस ए साइन 4 पाई बाई 3 जे कैप। और फिर A6 वेक्टर जो A6 है वो कितना है, ए कॉस 5 पाई बाई 3 आई कैप प्लस ए साइन 5 पाई बाई 3 जे कैप। ठीक है, अब जैसे हम इसको ऐड करेंगे, सारे वेक्टर्स को जब ऐड करेंगे, रिजल्टेंट जब यहाँ पे निकालेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, तो ये हो चुका है 0, क्योंकि जहां से चला था वापस वहीं पे आ चुका। तो इस पूरे के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले को 0 कर दिया ऐड करने के बाद, तो राइट हैंड साइड वाला भी 0 होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या ए सब में कॉमन है, ए को कॉमन निकालो, पहले सब आई वाले को लिखते हैं एक साथ। तो क्या लिखूंगा, कॉस 0 आई कैप, आई कैप एक साथ कॉमन निकालने के बाद, कॉस पाई बाई 3, पहले सब आई वाले को मैं लिख रहा हूँ, इधर वाले सब आई कंपोनेंट, प्लस कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस कॉस 3 पाई बाई 3 प्लस कॉस 4 पाई बाई 3 प्लस कॉस 5 पाई बाई 3, इन सब में आई कैप था तो आई कैप बाहर गया, प्लस उसी तरह से साइन वाले को साइन 0 प्लस साइन 5/3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 3 पाई बाई 3 प्लस साइन 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 5 पाई बाई 3, और इक्वल टू क्या लिखूँ, ये जे कैप इक्वल टू 0। और 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं हम ऐसे, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। यानी कि अगर हमें ये भी पूछा गया होता, क्या, साइन 0 प्लस साइन पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 3 पाई बाई 3 प्लस साइन 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 5 पाई बाई 3, ये भी अगर पूछा गया होता तब भी 0 ही, क्योंकि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों ही 0 हो रहा है। ठीक है, तो 0 आई कैप 0 जे कैप, तो एक्स कंपोनेंट भी 0, यानी कैसे लिख सकते हैं कि जितना भी कॉस वाला चीज था वो सब 0, ये पूरा चीज 0। ठीक है, अगर हम इक्वेट करेंगे यहाँ पे 0 आई कैप, और इस पूरे चीज को भी हम 0 कहेंगे, तो दोनों प्रूव हो गए। अगर तुम्हें ये दिया जाए, साइन वाला दिया जाए, तो उसके लिए भी आंसर 0 ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है, मुझे क्वेश्चन बनाने का मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ये दूंगा, पूछूंगा ये वाला चीज। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को इसने समझ रखा है कि चलो आई कैप जे कैप ये दोनों ही 0 हुआ है, तो जे वाले कंपोनेंट भी 0 होंगे समेशन करने पर। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, यहाँ तक जल्दी फटाफट नोट करो इसको जल्दी। जैसे इसको इक्वेट करेंगे आई वाले को, ये पूरा कॉस वाला 0 हो जाएगा, जो प्रूव करना था वो आ गया, और ये साइन वाला भी 0 होगा। ठीक है, हो गया। हो गया, हाँ सर। बाकी लोगों का हुआ।
बाकी लोग का हुआ? अरे बोलोगे नहीं तुम लोग तो पता कैसे चलेगा? बाकी लोग का हुआ? हम्म, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है? रिकॉर्डिंग हो रहा है, अगर किसी का छूट गया तो मैं शेयर कर दूंगा, बता दे रहा हूँ। सर हाँ बोलो। सर वहाँ पे आपको वो 120 कैसे मिला? कहाँ पे 120? वो आप जो 120 डिग्री एंगल निकाले। ये ये 0 60 से हाँ। रोटेट किया, ये वाला वेक्टर मिला। फर्दर यहाँ से 60 से रोटेट किया, तो 60 प्लस 60 कितना हुआ? एक्स एक्सिस के साथ ओ 120 ठीक है। 120, ठीक है? और किसी का कोई डाउट है इधर में? इसलिए मैंने कहा कि हर बार π/3 ऐड करने पर, इसलिए ऐसे लिखा है 0 π/3 2π/3, इसको पाई नहीं लिखा मैंने, 3π/3 लिखा, ठीक है? 4π/3 5π/3 इस तरह, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले टॉपिक में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दो वेक्टर दे दिया है, कैसे? 2i प्लस 3j प्लस 4k, एक वेक्टर ये है। दूसरा वाला वेक्टर है 3i प्लस 4j प्लस 5k। फाइंड द एंगल बिटवीन देम। बताओ, ये बताया है या नहीं बताया है? एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट में जाना, पहला जो सबसे पहले लिखा था एप्लीकेशन, वो यही बताया था कि इफ टू वेक्टर्स आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, इफ टू वेक्टर्स आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म में है, और दोनों के बीच का एंगल निकालना है, इन दैट केस cos थीटा इक्वल टू a डॉट b डॉट प्रोडक्ट a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, क्या है ये? क्या हो जाएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट? तो आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6, कितना हो रहा है 6, फिर 3 इंटू 4 12, प्लस करते जाना है, फिर 4 इंटू 5 20, सही लिखा? 6 प्लस 12 प्लस 20 डिवाइडेड बाई ए और बी, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 कितना हुआ, और साथ में ये 4 का स्क्वायर 16 29, 29 रूट 29 पहले वाले का, इंटू दूसरे वाले का 3 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25 हो चुका, प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो रूट 50 यानी कि 5√2 इंटू 5√2, ठीक है? अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करो, जो आएगा वही आंसर है, ठीक है? 18 और उधर में तो 38 डिवाइडेड बाई रूट 29 इंटू 5√2, ये cos थीटा इक्वल टू दिस वन, ठीक है? ये एंगल है। ये आसान था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला है, दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, दैट इज इक्वल टू cos थीटा, थीटा वहां से निकालेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट a डॉट a क्रॉस b इक्वल टू 0, a डॉट a क्रॉस b इक्वल टू 0। अब बताओ, ये क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि a क्रॉस b क्या होता है, खुद ही एक वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर है जो a के भी परपेंडिकुलर है और b के भी परपेंडिकुलर, ठीक है? और हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में ये पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर का डॉट 0 आ रहा हो तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है? तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर कोई वेक्टर है, ये मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में बताया भी था, कि अगर कोई वेक्टर है b, कोई वेक्टर है c, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो एक ऐसा वेक्टर d मिला हमें जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है, d इज परपेंडिकुलर टू b एंड d इज परपेंडिकुलर टू c, d c के भी परपेंडिकुलर। तो अगर इसके साथ मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ा, यानी कि b या c में से किसी का भी डॉट अगर निकालना पड़ा, d डॉट क्या b, d डॉट b, d डॉट b, तो क्या लिखेंगे 0, और d
डॉट सी लिखा तब भी क्या लिखेंगे 0, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, इसलिए ऐसा भी लिख सकते हैं बी डॉट डी इक्वल टू 0, और उसके बाद सी डॉट डी इक्वल टू 0। और डी है क्या एक्चुअल में, डी क्या है तो बी क्रॉस सी। तो बी के साथ अगर मैंने बी क्रॉस सी का डॉट निकाला तो ये 0 होना है, ठीक है। या फिर सी के साथ मैंने बी क्रॉस सी का डॉट निकाला तो ये 0 होना है। क्वेश्चन में वैसा ही है, मैंने यहाँ पे मैंने बी सी डी लिया था, उधर में उन्होंने ए और बी लिया है। क्या कहा है कि ए डॉट ए क्रॉस बी निकाला, तो ये क्या होगा, ए डॉट ए क्रॉस बी को अगर मैंने कोई वेक्टर सी कह दिया तो सी एक ऐसा वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है ए के, और सी एक ऐसा वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है बी के। तो अगर मुझे दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने को कहा जाए तो सीधा आंसर 0 लिखूंगा, ठीक है। तो let A cross B is another vector C, since C is perpendicular to A and C is perpendicular to B, so dot product of A dot C या फिर C dot A equal to 0। तो सर आंसर में हम डायरेक्ट यही लिख देंगे जो आपने ऐसे बोला कि हाँ ऐसे परपेंडिकुलर है। लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि let, मैं लिख देता हूँ क्या लिखना है, let A cross B equal to C, एक another vector C। इस C ऐसा वेक्टर है, C is perpendicular to A, C is perpendicular to B। तो A डॉट सी, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो उसको हम 0 लिखेंगे, और इसी को हम ऐसे लिख देंगे A डॉट क्या A क्रॉस B इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ पे। ठीक है यहाँ तक हो गया। हाँ सर। फोर्टीन सर तक हो गया 15th क्वेश्चन वाला नंबर हम 15। लोग खुद कर लेंगे। हाँ हाँ 15th वाला हम खुद कर लेंगे। खुद कर लेंगे, चलो बहुत हाँ। अच्छा। A क्रॉस B निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, निकाल के बता दो जल्दी फटाफट। 15 वाला बताओ। मैंने बताया था कि यहाँ पे वेक्टर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 19 तक ही, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो 20 के बाद 2021 ये कैलकुलस वाले क्वेश्चन है, यानी कि जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स लिखा है यहाँ पे इन्होंने, तो ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, ठीक है। जिन लोगों को करा चुका हूँ बेसिक मैथ्स वाला पार्ट यानी कैलकुलस वाला पार्ट, वो ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। 20 से लेकर के जिन लोगों ने कर लिया है, जिन लोगों ने नहीं किया है वो भी ट्राई नहीं करेंगे। 20 से लेकर के 26, 27, 28, 29, 29 तक, 29 तक कहाँ से 20 से लेकर के 29 तक का जो क्वेश्चन है वो कैलकुलस वाले क्वेश्चन, और उसके बाद 30 से लेकर के 35 तक का जो क्वेश्चन है वो एरर इन मेजरमेंट वाला पार्ट, ठीक है। तो एरर इन मेजरमेंट अभी हुआ नहीं, ठीक है, तो अभी इस वाले को भी ट्राई नहीं करना है, ठीक है। यूनिट डायमेंशन कराने के बाद हम लोग एरर मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये सब क्वेश्चन लेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट वाले, ठीक है। तो वेक्टर का क्वेश्चन यहीं तक है, क्वेश्चन नंबर 19 तक। चलो 15 का क्या है आंसर, -6i + 12j - 6k -6i + 12j - 6k। -6i + 12j - 6k, सही है, ठीक है। बाकी लोगों का आया।
सौरभ, सर सुमेधा, हाँ सर सही। आरुषि, हाँ सर। नियति, हाँ सर, हो गया। आदित्य, अंकिता, यस सर। क्या आया? -6 आएगा प्लस 12 जाएगा -6 के। Next question. Question number 16. If A, B, and C are mutually perpendicular, so that C cross A cross B equal to 0. Which is the converse true? Is the converse true? Is the converse true? नो सर। क्या हुआ? मतलब परपेंडिकुलर तो होंगे लेकिन हाँ, मतलब क्या हुआ? नेगेटिव साइन आ जाएगा। या ऊपर में। हाँ, देख लो क्या। चलो चलो। हाँ हाँ, ऊपर में है एक। ऊपर में टेबल के पर पास रखा है, देख लेना। ठीक है। बताओ, क्या बता रही थी लावण्या? कुछ बोल रही थी। हाँ सर, मैं कह रही थी कि ये ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है? नहीं क्यों नहीं है ट्रू? सर, क्योंकि आपने बताया था ना, मतलब जैसे अगर हम जैसे ए और ए इंटू बी को हम सी मतलब डी मान लेते हैं, तो सी चलो वेक्टर। एक एग्जांपल ले लेते हैं। इन्होंने कहा है ना कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ। तो मान लो कि ए जो है वो आई कैप है, बी जो है वो जे कैप है, और सी जो है वो के कैप है। ठीक है, हम्म। मान सकते हैं ना, ये भी तीनों तो आपस में परपेंडिकुलर है। तो हाँ। लेट ए इक्वल टू आई कैप, बी इक्वल टू जे कैप, सी इक्वल टू के कैप, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। अब जैसा उन्होंने कहा है कि ए क्रॉस बी, ब्रैकेट वाले को पहले लेते हैं। ए क्रॉस बी, ये है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये सी वेक्टर। तो पहले हमने ए क्रॉस बी किया। ए क्रॉस बी, आई क्रॉस जे। ए क्रॉस बी का मतलब हो गया आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे इज के कैप। ठीक है, हम्म। के कैप। अब सी, सी था के कैप। के को हम के के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सी इज के कैप। अब ये हम लोग कर रहे हैं के सी क्रॉस ए क्रॉस बी, जो कि अनदर के कैप। तो के क्रॉस के इज 0। सर बी तो जे है ना, जे क्या हाँ, डॉट का आपने है, आप तो सब क्रॉस है। नहीं, आपने क्या करा, सी क्रॉस बी करा। नहीं, पहले मैंने ए क्रॉस बी किया, पहले ब्रैकेट का काम। ए क्रॉस बी किया, ए को मैंने आई हाँ कैप लिया था, बी को मैंने जे कैप लिया था। ठीक है। तो ए क्रॉस बी, आई क्रॉस जे इसके, हाँ आई क्रॉस ऊपर में ही होगा, मेरे पास नहीं। ये किसका है? किसका है? ऊपर में ही होगा। लास्ट क्लास कब हुआ था? लास्ट तो चलो यही भी हुआ था, संडे को। अच्छा चलो, तब देखता हूँ। ऊपर में देखना, आगे पीछे एक दो क्लासरूम में जाकर के देख, मिल जाना चाहिए। हम्म। हाँ सर, मैं पूछ रही थी, आपने के कैप इंटू के कैप लिखा है ना, तो हाँ, आपने के क्रॉस के लिए। किस 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 को मल्टीप्लाई करा आपने मतलब मैं समझ नहीं पा रही। के को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दो पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो के को कैसे क्यों करा, मतलब हमने। क्योंकि मैंने आई क्रॉस, पहले ए को मैंने मान लिया कि आई कैप था, बी को ओ मैंने मान लिया कि जे अच्छा। कैप था। बी क्रॉस बी हाँ करने से ठीक आई है क्रॉस ठीक जे है। के हुआ, तो के हाँ क्रॉस के 0 हो गया। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, तो इसको हम दिखा सकते हैं कि के क्रॉस के इज 0। बोला इज द कन्वर्स ट्रू, इसका उल्टा सही है।
कि अगर ऐसा है तो फिर तीनों एक ठीक है। क्या कहा, पार्टिकल मूव्स ऑन ए गिवन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड v at a certain time. It is at point p on the straight line path. O is a fixed point so that OP cross V is independent of position. ध्यान से सुनना और समझना इसको, ठीक है। ऐसा है, OP is a straight line, मान लेते हैं ये चीज। क्या कहा था, रिपीट कर क्वेश्चन। पार्टिकल मूव्स ऑन ए गिवन स्ट्रेट लाइन विद स्पीड v, v स्पीड से जा रहा है। एट a certain time it is at point p on this straight line path. O is a fixed point so that OP cross V। अच्छा ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन है, अनदर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ऐसा है, एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। कभी पार्टिकल यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा। उन्होंने ये कहा है कि पार्टिकल को तुम कहीं पे रखो, ये अगर O है और ये पॉइंट P है, वो अगर यहाँ पे भी होता, ठीक है, तो ऐसे ज्वाइन करते हैं। तो OP क्रॉस V, OP क्रॉस V, V क्रॉस OP क्या था, देख करके बताओ। V क्रॉस OP था कि OP क्रॉस V? ओपी हाँ, क्रॉस बी। OP क्रॉस V। OP क्रॉस V इज OP क्रॉस V। हाँ, अभी केमिस्ट्री की क्लास है तुम्हारी, तो वो तो सर वहाँ पे आए वाले सर। हाँ, मुझे नहीं पता तुम्हारा कौन सा क्लास, वो अब सर से पूछ लो। ठीक है, OP क्रॉस V, OP क्रॉस V, ठीक है। OP क्रॉस V, तो OP ये है और V किधर की तरफ है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर V। हमें कहा गया है कि OP क्रॉस V जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन होगा, मतलब कि P यहाँ पे है कि यहाँ पे है P, मैं 1 2 लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 पे P है, या P1 P2 P3 कहीं पे भी हो, ठीक है। इसके लोकेशन से इस क्रॉस प्रोडक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्यों नहीं पड़ना है क्रॉस प्रोडक्ट को फर्क, क्यों नहीं पड़ना है, क्यों नहीं पड़ना है, उसका एक वैलिड सा रीजन है। देखो यहाँ पे जब हम OP क्रॉस V करते हैं तो OP इंटू V इंटू साइन थीटा, ऐसा लिखेंगे, OP इंटू V इंटू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये बताओ, ये OP अगर ये वाला लेंथ हमने B कह दिया, सपोज दैट मैंने लेंथ को ले दिया कि ये B लेंथ, ठीक है। तो OP मान लेते ये एंगल अगर थीटा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, OP साइन थीटा। कौन सा, इस वाले को मैं लिखूंगा OP साइन थीटा, और कुछ भी OP साइन थीटा का वैल्यू है कितना, B। तो OP साइन थीटा, OP और साइन थीटा मिलकर के हो जा रहा है B, OP साइन थीटा इंटू V, और OP साइन थीटा मिलकर हो जा रहा है P, तो B इंटू V लिखा मैंने। अगर वो पोजीशन यहाँ पे होता तो क्या लिखता है, OP2 जो भी ये एंगल होता अल्फा मान लेते हैं, इसको लिखता मैं OP2 साइन अल्फा। हम इसको चाहे जैसे ही प्रेजेंट कर रहे हैं, और पेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, B ही तो है। तो अगर ये पोजीशन P2 के ऊपर होता तो ऐसे लिखता मैं OP2 क्रॉस V, ठीक है। तो OP2 साइन अल्फा इंटू V, और OP2 साइन अल्फा को हम B लिखते
चुके हैं, तो बी इंटू वी। तो पोजीशन कहीं पे भी है, क्या फर्क पड़ता है, हमेशा बी इंटू वी ही तो हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो किसी स्ट्रेट पाथ के ऊपर, ठीक है, तो उस स्ट्रेट पाथ के ऊपर अगर हम डिफरेंट पॉइंट लेते हैं, तब भी कहीं भी लेते हैं, अगर पी पॉइंट कहीं भी लेते हैं, पी पॉइंट पी को अगर हमने यहाँ भी ले लिया, तब भी उसका प्रोजेक्टेड ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये फर्क नहीं पड़ता कि हमने पी को कहाँ पे लिया है, ओपी क्रॉस भी करेंगे तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। ये चीज क्लियर हुआ सब लोगों का या नहीं? हाँ सर। ठीक है, हम चाहे जहां पे भी रखें पी पॉइंट को, उसका जब प्रोजेक्शन लेंगे तो ये हमेशा साइन अल्फा साइन बीटा, ये एंगल डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के लिए एंगल चेंज होता रहेगा, लेकिन उसका प्रोजेक्टेड जो वैल्यू है ये हमेशा भी यही रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही ओपी साइन थीटा को हमने यहाँ पे बी लिखा, ये बी इंटू वी हो चुका। अगर दूसरे पॉइंट पे लेगा, एंगल चेंज हो गया, अल्फा हो चुका है, तो ओपी टू साइन अल्फा लिखा इंटू वी, तो ओपी टू साइन अल्फा यहाँ पे बी ही है, तो बी इंटू वी हो चुका है। किसी भी पॉइंट पे अगर जाएंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, चाहे वो पी का पोजीशन कुछ भी रहे। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था जो हो सकता था, वो डीपीपी करने से सिर्फ सॉल्व नहीं होता। सर ये ओपी की जगह बी क्यों लिखे है? ओपी की क्या, ओपी मतलब ये जो आपने लिखा है ओपी वी साइन थीटा, इसके बाद का स्टेप समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा कि ये वाला लेंथ ये तो कांस्टेंट है ना, ये लेंथ ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जा रहा, तो ये लेंथ तो कांस्टेंट है, हाँ या ना? हाँ। ये वाला बी है। अब ये बताओ, इस बी साइन थीटा इसका लेंथ अगर बी है, ये ओपी साइन थीटा यहाँ पे क्या बता रहा है, एक ट्रायंगल मैंने बना लिया है ऐसे, इसको मैंने ओपी कह दिया, ये एंगल अगर थीटा बना रहा है तो ये ओपी साइन थीटा है, हाँ या ना? ये किसके इक्वल है, ये बी के इक्वल ही है ना, अगर इसको मैंने शुरू में बी कह दिया है। हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो ये बी के इक्वल ही है। उसी तरह से अगर दूसरे पॉइंट पे भी जाते हैं तो एंगल चेंज हो जाएगा, देखो यहाँ पे चले गए तो एंगल चेंज हो गया, लेकिन ये वाला लेंथ तो अभी भी उतना ही है। ठीक है, लेकिन ये शिफ्ट हो चुका है, पी पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग थीटा से ये अल्फा हो चुका होगा, तो अब ये ओपी साइन अल्फा होगा। ठीक है, लेकिन उसका जो वैल्यू होगा कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ओपी का लेंथ भी तो बढ़ चुका है, तुम कहोगे कि साइन अल्फा, अल्फा छोटा हो गया, अल्फा छोटा हो गया, लेकिन ये ओपी का लेंथ भी तो बढ़ गया, तो दोनों का जो प्रोडक्ट निकलेंगे वापस से भी यहीं आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। इसलिए वो इंडिपेंडेंट है इससे। क्वेश्चन नंबर 18, 18 और 19, पहले 19 कर दो, 19 आसान है। गिव एन एग्जांपल फॉर विच ए डॉट बी इक्वल टू सी डॉट बी बट ए नॉट इक्वल टू सी। गिव एन एग्जांपल फॉर विच ए डॉट बी इक्वल टू सी डॉट बी, ए डॉट बी इक्वल टू सी डॉट बी बट ए नॉट इक्वल टू सी, ए सी के इक्वल नहीं। एक एग्जांपल दो। अरे बहुत सारा, कोई भी परपेंडिकुलर फैक्टर अगर हुआ, ठीक है, कोई परपेंडिकुलर फैक्टर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर और सी और बी आपस में परपेंडिकुलर, दो डिफरेंट फैक्टर ही ले लो, ठीक है, लेकिन उसमें ए और सी आपस में इक्वल फैक्टर नहीं है। समझ में आया ये क्या कहा? कहा कि ए और बी अगर परपेंडिकुलर है, ए और बी अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, कुछ आया ये चीज, और सी और बी डॉट प्रोडक्ट निकाला, ये कुछ आया वैल्यू, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों ए और सी आपस में इक्वल हो गए, उसी को कहा है गिव एन एग्जांपल। तो ऐसा एग्जांपल आसान होगा जब हम तीनों फैक्टर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर ले लेते हैं। ऐसे ले लो सिंपल सा एग्जांपल, इसको आई ले लो, इसको जे ले लो, सी को के ले लो, तो आई डॉट जे जीरो, उसके बाद के डॉट जे भी जीरो, लेकिन आई क्या के इक्वल है? नहीं है। समझ में आया कि हाँ दो सर। फैक्टर का डॉट जीरो होने का मतलब ये नहीं होता कि वो फैक्टर आपस में इक्वल। मैं वापस आता हूँ, उन्होंने ये दिया है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी,
ऐसा है। तो कहा है कि इसका मतलब ये नहीं होता कि ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी नहीं होता। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से बताने बोला है। तो मैंने कह दिया कि लेट ए इक्वल टू, सबसे इजी एग्जाम्पल, आई कैप, बी इक्वल टू जे कैप और सी इक्वल टू के कैप। अब ए डॉट बी करते हैं। तो ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आई डॉट जे, आई डॉट जे जीरो हो चुका है। फिर हमने बी डॉट सी किया है, तो बी का वैल्यू लिखा लिखा जे, जे डॉट के, ये भी क्या हो चुका है, जीरो। ठीक है, अब ये दोनों अगर जीरो हो चुके हैं तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी, हाँ या ना है। लेकिन तुम खुद सोच के बताओ, क्या ए सी के इक्वल है? क्या ए सी के इक्वल है? नहीं। हम लोगों ने तो ये पढ़ा, आई आई कैप इज नॉट इक्वल टू के कैप, हमने तो ये पढ़ा। आई कैप के कैप नहीं, आई कैप यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, के कैप यूनिट वेक्टर है जो जेड एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो आई इज नॉट इक्वल टू के। हो गया प्रूफ। एग्जाम्पल देने बोला था, ले लिया एग्जाम्पल। एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, 19 अभी क्या, क्वेश्चन नंबर 18। The force on a charged particle due to electric and magnetic field is given by F equal to QE plus Q into V cross B. Suppose E is along the x-axis, B is along the y-axis. In what direction and with what minimum speed V should a positively charged particle be sent so that the net force on it is zero? The force on a charged particle due to electric and magnetic field is given by, क्या दिया अभी मान लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम्हें नहीं पता कि ये क्या लिखा है। ये लिखा है कि F जो होता है ये Q इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और Q इंटू वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स है। किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसको उन्होंने ऐसे लिखा है, F इक्वल टू क्यू ई, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और क्यू वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स। सपोज E इज अलोंग द एक्स एक्सिस, E किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, B वाई एक्सिस के लॉन्ग है। In what direction and with what minimum speed V should be positively charged particle be sent so that the net force on it is zero? क्या कहा कि किस स्पीड से किसी चार्ज पार्टिकल को हम फेंके कि वो चार्ज पार्टिकल जो वो क्या हो, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो चलो देखते हैं, ऐसे उन्होंने डिफाइन किया है। डिफाइन क्या किया कि फोर्स को तुम इस तरह से लिखो कि F इक्वल टू एफ ई लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस एफ बी लिख रहा हूं ये मैग्नेटिक फोर्स। और इसको कैसे डिफाइन किया, क्यू इंटू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। और ये कह दिया उन्होंने ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तीनों था या दोनों था, एक बार क्वेश्चन को रीड करके बताना क्या था, तीनों या दोनों। ये लोग बोलता ही नहीं। सर खुद ही नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन पढ़ के। मैंने, चलो चलो, क्या कहा कि फोर्स होने चार्ज पार्टिकल, किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स को ऐसे लिख दिया, उन्होंने लिख दिया, तुम्हें ज्यादा कुछ सोचना नहीं, उन्होंने जो एक्सप्रेशन दे दिया उसको यूज करना है बस। ऐसे लिख दिया कि क्यू ई, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और क्यू इंटू वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स। कहा कि ई एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, बी वाई एक्सिस के लॉन्ग है, इन व्हाट डायरेक्शन विथ व्हाट मिनिमम स्पीड। कहा कि सी वाले को हम किधर की तरफ और कितने स्पीड से फेंके कि नेट उसके ऊपर जीरो हो। ठीक है, नेट उसके ऊपर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चलो देखो यहाँ एफ को ऐसे लिखा है, ई को बोल दिया उन्होंने, ई किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये ई इधर की तरफ, बी जो है वो ऊपर की तरफ वाई एक्सिस के लॉन्ग।
कहा कि जो v है चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम किधर की तरफ फेंके कि फोर्स इसके ऊपर जीरो। अब तुम खुद सोच के देखो, एफ अगर जीरो तो हम क्या लिखेंगे, क्यू इंटू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये चीज होना चाहिए जीरो, आया ना। तो क्यू इंटू ई तो हम क्या लिखेंगे, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, आगे में क्या आ जाएगा माइनस, क्यू क्यू कैंसिल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर की तरफ है उसके अपोजिट v का डायरेक्शन में ऐसे चूज करना है कि v इंटू बी करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आ जाए। ई की ई को ई लिखा है इन्होंने, और ये माइनस v क्रॉस बी। ये बताओ इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है, ई का डायरेक्शन है जे कैप के लॉन्ग, तो v क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो माइनस जे कैप के लॉन्ग होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। अगर इसका माइनस जे कैप के लॉन्ग है डायरेक्शन, ऐसा सोचो कि चार्ज पार्टिकल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो इसके ऊपर फोर्स एक्स के डायरेक्शन में लगना है, क्यू इंटू ई लगना है। और दूसरा जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है यहाँ पे, क्या, v इंटू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाए, सिर्फ हमें इतना सोचना है कि अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाए मैग्नीट्यूड में तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, डायरेक्शन सिर्फ उल्टा हो जाए। ठीक है, डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, और मतलब एक अगर इधर की तरफ लग रहा है तो दूसरा माइनस आई कैप की तरफ। अगर इधर की तरफ कोई मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाए इसके ऊपर तो इसका नेट फोर्स जीरो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इसके ऊपर ये जा किधर की तरफ रहा है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये आई कैप के लॉन्ग था, ये आई कैप के लॉन्ग था, तो इसको होना चाहिए था माइनस आई कैप के लॉन्ग, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप के लॉन्ग बोला है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जे कैप के लॉन्ग बोला है। तो अगर ये इसका डायरेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, अगर हो गया इक्वल मैग्नीट्यूड का, तो फिर उस केस में काम बन गया हमारा, मतलब नेट फोर्सेस के ऊपर जीरो हो जाए। तो हमें क्या करना है, जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों को इक्वेट कर देना है, क्यू ई इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, अब तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि बी का डायरेक्शन किधर की तरफ है, ऐसे देखना है कि यहाँ पे खाली जगह है, क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर की तरफ है, जे कैप के लॉन्ग, जे कैप के लॉन्ग, और इसका जो डायरेक्शन है ई का वो किसके लॉन्ग है, आई कैप के लॉन्ग, आई कैप के लॉन्ग, ये आई कैप के लॉन्ग। तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, भी तो है ही, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, कौन सा डायरेक्शन मल्टीप्लाई करें जिसका क्रॉस आई कैप के इक्वल, कौन सा होना चाहिए, कौन सा माइनस आई कैप के इक्वल होना चाहिए, कौन सा होगा बताओ, कौन सा होगा ये, सर माइनस के। कहाँ माइनस, के। माइनस के, हम्म। माइनस के, माइनस के क्रॉस जे करने से क्या, माइनस के क्यों करेंगे, माइनस के क्रॉस जे करने पर तो ये तो आई कैप आ जाएगा, हमें तो माइनस आई कैप चाहिए, हाँ। हमें तो माइनस आई कैप चाहिए। हम्म। हाँ हाँ, क्या के के माइनस आई कैप चाहिए, के क्रॉस जे, के। के क्रॉस जे। तो v अगर हमने के कैप के लॉन्ग यानी कि जेड एक्सिस की तरफ लगा दिया, और दोनों के अब मैग्नीट्यूड को इक्वल कर देना है, दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दो, q से q कैंसिल हो गया, v का वैल्यू हो गया e बाई बी, यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को e बाई बी स्पीड से अगर के कैप के लॉन्ग फेंक दे तो फिर वो अनडिविटेड जाएगा, क्यों, क्योंकि के कैप के लॉन्ग अगर इसने फेंका तो के क्रॉस जे मिलकर के ये हो चुका है, डायरेक्शन को चेंज कर दिया इसने, माइनस आई कैप कर दिया, और वी बी का मैग्नीट्यूड सिर्फ इसके इक्वल कर देना है, डायरेक्शन तो हमने उल्टा कर दिया, डायरेक्शन उल्टा कर दिया, ठीक है, लेकिन अगर इसके मैग्नीट्यूड को इक्वेट नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड को अगर इक्वेट नहीं करेंगे तो फिर वो नेट फोर्स किसी भी एक डायरेक्शन में हो भी तो सकता है, तो इसलिए हमने इसके मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दिया ताकि दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के साथ इसके ऊपर फोर्स लगाए, तभी इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो सकता है। इसलिए क्यू ई को क्यू वी बी के मैग्नीट्यूड के साथ इक्वेट कर दिया,
और डायरेक्शन उल्टा करने के लिए हमने ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट को यूज कर लिया कि के क्रॉस जी अगर करते हैं तो ये माइनस आई कैप कहलाओ, ठीक है। तो जब पूछा जाए कि बताओ स्पीड कितना है, तो ई बाई बी, इधर की तरफ तो के कैप कहलाओ, ठीक है। नेट फोर्स को हमें जीरो करना था बस, यहाँ पे नेट फोर्स को जीरो करने के लिए यहाँ से हमें पता चला कि ई का जो डायरेक्शन है उसके उल्टा अगर होगा वी क्रॉस बी का डायरेक्शन, तभी ये पॉसिबल है। और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हुआ तो दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दिया, क्यू ई इक्वल टू क्यू वी बी के मैग्नीट्यूड को इक्वल करके वी इक्वल टू ई बाई बी निकाल लिया। और किस तरफ होना चाहिए, तो डायरेक्शन को उल्टा करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, क्योंकि उन्होंने आई का डायरेक्शन दे रखा है, बी का डायरेक्शन भी दे रखा है जे कैप, और इस वी का डायरेक्शन नहीं दिया है। ये उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि वी को हम किधर की तरफ फेंके और कितने स्पीड से फेंके कि ये अनडेविएटेड जाए। ये एक्चुअल में तुम्हें पढ़ना है क्लास 12th में, जो मैग्नेट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर एक टर्म आता है वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है। वेलोसिटी सिलेक्टर एक टर्म आता है, एनसीईआरटी के अंदर भी है। वेलोसिटी सिलेक्टर में वो अगर क्रॉस फील्ड हो, क्रॉस फील्ड हम कहते हैं जहाँ पे ई और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसको हम कहते हैं क्रॉस फील्ड। क्रॉस फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को फेंके तो एक पॉसिबिलिटी है, एक पर्टिकुलर स्पीड से फेंकने पर वो अनडेविएटेड उस फील्ड में सीधा जिस पाथ पे फेंका गया उस पाथ को मेंटेन कर सकता है, ठीक है। तो वो उसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर, मतलब कितना वेलोसिटी हम सिलेक्ट करें कि इस क्रॉस फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है, दोनों को आपस में इक्वेट कर देते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन में दोनों उल्टा रहेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट से हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? हाँ सर। 11th वालों को अगर प्रॉब्लम हुआ हो तो कोई बात नहीं, अभी के लिए छोड़ देना है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। ये चैप्टर हो गया, एससी वर्मा से कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी मैं बहुत, अब तुम लोग को लग रहा होगा कि चलो ठीक है हमें भी आ चुका है, ये वेक्टर आ चुका है, अब कितना आया है उसके लिए कुछ और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब पूछ रहा हूँ तो माइक अनम्यूट करके आंसर करना। ऐसे ही पूछने का मतलब है कि बस तुम कुछ भी सही और गलत से मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा, तुम आंसर दो बस। मैं ये चाहता हूँ कि दिमाग में क्या है वो मुझे पता चले एटलीस्ट। बोलो कुछ ना कुछ। ये एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन में। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन के लिए होता है। तुमने शुरू में अगर देखा होगा एस सी वर्मा ने लिखा है कि किस तरह से इस बुक को पढ़ना है। हालांकि वो लोग प्रीफेस में जो लिखते हैं वो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने भी नहीं पढ़ा होगा। किसने पढ़ा है प्रीफेस में क्या लिखा है, कैसे इस बुक को यूज करना है? नहीं पढ़ा है, ठीक है। उन्होंने कहा कि पहले तुम जाओ थ्योरी को गो थ्रू, पूरा थॉरोली थ्योरी को ये देखना है बुक से। उसके बाद उनके जो सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है, अंदर में भी होते हैं और ये वर्कड आउट एग्जाम्पल करके होता है यहाँ। वर्कड आउट एग्जाम्पल पहले कहा है, पहले इसको जा करके सॉल्व करो, ठीक है। इसको जब सॉल्व कर लिया उसके बाद उन्होंने कहा है कि एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन जा करके लगा लो। एक्सरसाइज वाले लगा लिया हमने। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कहा कि इसका आंसर इसमें नहीं दिया गया है। देखोगे इधर में कि एक ऑब्जेक्टिव 1 का आंसर है, ऑब्जेक्टिव 2 का आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। तो उनका पर्पस यही कि शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन के लिए अपने टीचर्स के साथ या अपने फ्रेंड लोग के साथ, ठीक है, उसको जाकर के डिस्कस करें, ठीक है। और इसी के लिए इन्होंने, मतलब फ्रूटफुल डिस्कशन हो इसके लिए इन्होंने इसका आंसर नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन रियली में ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। अभी जैसे हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, तो अभी ये पता चल जाए कि हम सोचते क्या है और एक्चुअल में क्या है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है पूरी तरह से, वो इससे तुरंत चेक हो जाता है। चेक करने के लिए सबसे आसान है शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर दो स्टूडेंट के साथ, कितना वो समझे वो क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इज अ वेक्टर नेसेसरली चेंज इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल? अगर किसी वेक्टर को किसी एंगल से रोटेट कर दिया तो क्या वेक्टर चेंज हो जाएगा, यस और नो? नो सर। बाकी लोग बताओ। अगर हमने किसी वेक्टर को, सर मतलब डायरेक्शन से कह रहा है क्वेश्चन? क्या हुआ? वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होने की बात कर रहे हैं या फिर मैग्नीट्यूड? जैसे अगर रोटेट कर रहा है तो किस रिस्पेक्ट में पूछ रहा है?
नहीं, वो कह रहे हैं कि वेक्टर चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो गया। समझ में आया? इज ए वेक्टर नेसेसरी चेंज इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल? किसी एंगल से अगर रोटेट हुआ तो वेक्टर चेंज हो गया, पूछा जा रहा है। क्या कहेंगे? अरे बाकी लोग बोलते क्यों नहीं हो, मुझे ये समझ में नहीं आता है, अपना आंसर क्यों नहीं सर बोल रहे हो हैं? रहा है, शायद चेंज हो रहा है। हाँ, चेंज हो रहा है। नियति, हाँ सर, वेक्टर चेंज होगा। चेंज होगा। बाकी सुमेधा, हाँ सर। चेंज होगा वेक्टर। हाँ। सौरभ, हाँ सर चाहिए। आरुषि, चेंज होगा। हाँ सर, चेंज होगा। अंकिता, यस सर, शायद चेंज होगा। शायद चेंज होगा। तुम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया? देखो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट का एकदम तहस नहस कर दिया एकदम। अब बताना इधर में, क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ा नहीं। क्वेश्चन ने पूछा नेसेसरली चेंज, चेंज होगा ही। यहाँ पे एक वेक्टर है, ठीक है, मान लेते हैं वो वेक्टर इस लोकेशन पे है। चलो मैंने यहाँ से 60 डिग्री पे उसको रोटेट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आ गया मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने 60 रोटेट किया तो ऐसा आ गया। अगर तुमसे पूछा वेक्टर चेंज हुआ, कहोगे कि हाँ चेंज हुआ, बात सही। अब दूसरा सिचुएशन में दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से एकदम 360 पे रोटेट करके वापस यही आ गया। इसमें क्या चेंज हुआ बताओ मुझे? मैग्नीट्यूड चेंज हुआ कि डायरेक्शन चेंज हुआ कि कुछ भी नहीं चेंज हुआ? कुछ भी नहीं चेंज हुआ। कुछ भी नहीं चेंज हुआ। अगर ये एक रोटेशन और लगाता यहाँ से अगेन 360, मतलब 720 लगा करके यहाँ पे पहुंचता, तब चेंज होता क्या? नहीं, तब भी नहीं होता। नहीं चेंज होता। तो ये वर्ड लिखना सही है कि ए वेक्टर नेसेसरली चेंज, नहीं। नेसेसरली चेंज, चेंज होगा ही, ये बात गलत है। तो क्या कहेंगे? वेक्टर मे और मे नॉट चेंज, वेक्टर मे और मे नॉट चेंज आफ्टर रोटेशन। अब ये चेंज कब होगा? व्हेन इट इज रोटेटेड बाय एनी अदर एंगल एक्सेप्ट 360 और मल्टीपल ऑफ 360। अगर 360 और 360 के मल्टीपल पे जब जब ये रोटेट करेगा तब तक वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। उसके अलावा किसी एंगल से रोटेट करेगा वेक्टर चेंज होगा। तो उन्होंने जो कहा नेसेसरली चेंज, चेंज होगा ही, ये बात गलत है। आंसर होगा मे और मे नॉट चेंज। ठीक है, क्लियर? हाँ। सोच समझ के आंसर करना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, इज इट पॉसिबल टू ऐड टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड गेट जीरो? इज इट पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड गेट जीरो? क्या ये पॉसिबल है कि दो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर को ऐड करें और जीरो मिल जाए? पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। दो नहीं अनइक्वल सर। मैग्नीट्यूड, एक 3 यूनिट एक 4 यूनिट का, किसी भी एंगल पर रखोगे वो जीरो रिजल्टेंट नहीं देगा। हम्म। जीरो रिजल्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम 3 वेक्टर होना चाहिए। ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे आ गया, जहां से चला था वहीं आ गया, ट्रायंगल बनना चाहिए। अगर ये ट्रायंगल बन रहा है साइक्लिक ऑर्डर में तो जीरो हो सकता है। तो इज इट पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड गेट जीरो? यस, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम लोग ने पढ़ रखा है। ये जो है वो एक ही सिंगल केस है। कब है? जब जब 3 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और तीनों 120 डिग्री पे ऐसे एक्ट हो रहा हो। ठीक है, एक ही सिंगल केस है जहां पे ये रिजल्टेंट जीरो दे देगा। ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज सब इक्वल है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड वाइज सब इक्वल है, सब इक्वल लेंथ के। और ये अगर किसी एक प्लेन में, तो वो कंडीशन क्या क्या है कि 3 फैक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का जीरो रिजल्टेंट दे सकता है इफ एंड ओनली इफ ऑल फैक्टर्स आर कोप्लेनर। एक प्लेन में होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, कि जो इंक्लिनेशन होना चाहिए दोनों तीनों फैक्टर का वो 120 डिग्री होना चाहिए। तब इन दोनों का रिजल्टेंट ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल इसके बीच से होकर के जाएगा और इसके अपोजिट होगा, सी के अपोजिट। लेकिन मैग्नीट्यूड भाई वो ए और बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। ये हमने पढ़ा भी था, याद करो हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था कि अगर दो फैक्टर है इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो 2a cos θ/2 इज द नेट रिजल्टेंट। पढ़ा था? बोलेगा ही नहीं ये लोग।
हाँ सर रिजल्टेंट इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। अब बताओ यहाँ पे सबका मैग्नीट्यूड a है तो 2 इंटू ए, और एंगल कितना हो गया cos 120 का हाफ 60 डिग्री। cos 60 का मतलब क्या हो गया ये 1/2, ये कैंसिल कैंसिल, वापस से ये a मैग्नीट्यूड का होगा, मतलब इस दो का रिजल्टेंट इसके इक्वल हो गया। c का मैग्नीट्यूड भी तो a के इक्वल ही है, तो a के इक्वल हो गया कितने एंगल पे, तो इसके हाफ एंगल पे। तो इसके हाफ एंगल जब करेंगे तो इसको c के बिल्कुल अपोजिट आएगा, तो c के अपोजिट अगर आ रहा है तो इस केस में नेट रिजल्टेंट हो जाएगा 0। तो जब ये पूछ रहे हैं लिख लो उसमें नोटबुक में, इज इट पॉसिबल टू ऐड 3 फैक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड गेट 0, तो आंसर होगा यस। और कंडीशन क्या है, कंडीशन कंडीशन लिख लेना, 3 फैक्टर्स मस्ट बी कोप्लेनर, पहला कंडीशन, एंड द इंक्लिनेशन बिटवीन द 3 फैक्टर्स आर 120 डिग्री। ठीक है, सब फैक्टर के बीच में, ए बी के बीच में 120, बी सी के बीच में 120, सी और ए के बीच में 120। ठीक है यहाँ तक? हाँ तो सर। सब आंसर गलत गलत कर रहे हैं। डज द फ्रेज डायरेक्शन ऑफ ए जीरो वेक्टर हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है? अगर है तो डिस्कस करना है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी फोर्स etc के, मतलब वेक्टर क्वांटिटीज में डिस्कस करना। क्या इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है या कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं? फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर नहीं होता तो हम पढ़ नहीं रहे होते यहाँ, तो ये बात तो गलत है कि उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर कोई वेक्टर, अगर कोई दो फैक्टर है, कौन सा दो फैक्टर, कोई दो फैक्टर है, मान लेते हैं कि कोई, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रहा है। ठीक है, कितना यूनिट का, 5 यूनिट का और 5 यूनिट। बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो कहेंगे 0। किधर, टुवर्ड्स, तो जिधर की तरफ पूछा जाएगा उधर का ही डायरेक्शन देंगे। अगर दो फैक्टर का रिजल्टेंट 0 हो रहा है, तो फैक्टर का रिजल्टेंट 0 अगर हो रहा है तो उसको हम कैसे बताएंगे? क्योंकि फैक्टर अगर हम बता रहे हैं तो फैक्टर के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पे इस वाले सिचुएशन को एक्सप्रेस करने का, अगर नल फैक्टर नहीं होता, जीरो फैक्टर नहीं होता, तो इस वाले को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कोई फैक्टर होता ही नहीं। ठीक है, ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। कैन यू ऐड 3 यूनिट वेक्टर्स टू गेट ए यूनिट वेक्टर? Can you add 3 unit vectors to get a unit vector? Does your answer change if 2 unit vectors are along the coordinate axis? क्या कहा, कैन यू ऐड 3 यूनिट वेक्टर्स टू गेट ए यूनिट वेक्टर? 3 यूनिट वेक्टर को ऐड करके क्या हम वापस से यूनिट वेक्टर ले सकते हैं? यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। ठीक है, क्वेश्चन देख लेना, कैन यू ऐड 3 यूनिट वेक्टर्स टू गेट ए यूनिट वेक्टर? तो यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। जैसे ऐसा अगर मैंने लिख दिया 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, क्या ये यूनिट वेक्टर है? आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालते हैं, मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं तो क्या आने वाला है, √1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, ये 1/2 प्लस 1/2, और इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो चुका है। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो चुका है, 1 यूनिट। तो ये यूनिट वेक्टर है। अब कहा कि ऐसे 3 वेक्टर को ऐड करके, तो मान लो मैं दूसरा वेक्टर लिख रहा हूँ, क्या ये यूनिट वेक्टर है 1/2 आई कैप माइनस 1/√2 जे कैप है, इसका ही मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा। मैंने एक तीसरा वेक्टर लिखा, कौन सा, माइनस 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। ये सब का डायरेक्शन अलग अलग है, क्योंकि क्वाड्रेंट के हिसाब से जब मैं ड्रॉ करूंगा इसको, तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, एक आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे, दूसरा आने वाला है किसमें, तो जे नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, इसमें आने वाला है, और उसके बाद वाले में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव, तो इसमें आने वाला है। अब बताइए दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, वापस से ये वेक्टर मिल गया हमें, तो यूनिट वेक्टर। ऐसे भी देख सकते हैं कि ए बी सी को अगर हमने ऐड कर दिया तो क्या होने वाला है,
1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, 1/√2 आई कैप माइनस 1/√2 जे कैप, फिर माइनस 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। तो बताओ इसको ऐड किया गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा वापस से हमें वही वेक्टर मिल गया पहले वाला ही 1/√2 आई कैप, वो भी एक यूनिट वेक्टर ही था। तो तीन यूनिट वेक्टर को ऐड करके हम यूनिट वेक्टर ला सकते हैं, ठीक है। तीन यूनिट वेक्टर को ऐड करके हम लोग यूनिट वेक्टर ला सकते हैं, ये उसका एग्जांपल है, ठीक है। टाइम हो चुका है, दूसरे क्लास पे ये स्टूडेंट लोग भी आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं अभी के लिए एंड करूंगा क्लास, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्लास में थोड़ा डिस्कशन होगा इसका और, ठीक है। और ओके उसके बाद सर। मेरी तरफ ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। बाकी जिन लोगों का डाउट होगा, ठीक है, जो भी डीपीपी में डाउट है, डीपीपी के क्वेश्चन है मैं लूंगा नेक्स्ट वाले क्लास में, ठीक है। उसके बाद 1 आवर का मतलब डीपीपी का क्वेश्चन मैं लूंगा अपनी तरफ से। उसके बाद मैं पूछूंगा कि हाँ किसका किसका कौन कौन सा डाउट है, मतलब उसके अलावा मेरे क्वेश्चन लेने के बाद भी अगर कोई डाउट अगर बचा हुआ रहेगा तो बताना मुझे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ है, मैं उसका सॉल्व कर दूंगा यहाँ, ठीक है। यानी कि हाँ लास्ट क्लास है वेडनेसडे वाला जो क्लास है वो इस वेक्टर के ऊपर लास्ट क्लास, मतलब थ्योरी मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है। प्रॉब्लम से रिलेटेड वो लास्ट क्लास होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरे वाले चैप्टर में इंटर कर जाएंगे। हाँ उसके बाद वेडनेसडे के बाद, वेडनेसडे मेरी तरफ से तो लास्ट क्लास होगा, मैं पूछ भी लूंगा कि कौन सा डाउट है किसका, कहीं से भी किसी अदर बुक से भी अगर कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो भी अपना शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद एक टेस्ट होना है, ठीक है। तो प्रोबेबली लॉग इन आई डी सब लोगों को मिल जाएगा इसके बाद वाले क्लास तक, ठीक है। टेस्ट का जो लॉग इन आई डी होता है, टेस्ट का लॉग इन आई डी मिल जाएगा सबको। और उसके बाद वो टेस्ट जो लिंक मैं शेयर करूंगा उस लिंक के थ्रू ही होगा, लिंक पे जाके जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हें दिखाई देगा इस तरह का पोर्टल, दिखा दो एक बार। तो सर वेडनेसडे को ही है टेस्ट? हम्म वेडनेसडे को वेडनेसडे को है टेस्ट? हम्म इस तरह का पोर्टल दिखेगा तुम लोगों को, ठीक है, डी क्लासेस का, ठीक है। और इसके ऊपर जाकर के तुम्हें लॉग इन आई डी और पासवर्ड जो मिला होगा उस पर जाकर के रजिस्टर, मतलब कुछ करने का नहीं है, वो लॉग इन आई डी और ये सब बना दूंगा, ठीक है। और उसी के थ्रू तुम्हें इंटर करना है वो टेस्ट में। टेस्ट में इंटर करने के बाद, ठीक है, वो तुम्हें दिख रहा होगा कि योर टीचर हैज शेड्यूल्ड टेस्ट फॉर यू, ठीक है। और वो जितने देर का टेस्ट होगा वो ऑटो सबमिट हो जाएगा उतने देर के टेस्ट के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद एनालिसिस देखोगे तब समझ में आएगा कि हाँ कहाँ कहाँ पे गलत किया है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लिया है, ठीक है। और एवरेज बाकी लोगों ने कितना टाइम लिया है उसका एवरेज करके वहाँ पे दिखाया जा रहा होगा, ठीक है। तो उससे होगा कि हाँ अगर कोई चीज़ कहीं पे कोई क्वेश्चन कर लिया है उसके बाद भी अगर टाइम लगा है, ठीक है, तो उसको उस टाइम को कैसे रिड्यूस करना है उन सब के ऊपर एक डिस्कशन होगा, ठीक है। तो तैयार रहना इसके टेस्ट के लिए, वेक्टर वाले टेस्ट के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट होगा वो पूछ लेना, जो भी डाउट होगा।